नमस्कार सभी छात्रों एवं छात्राओं का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच, और आज आप लोगों को क्लास नंबर 2 यानी फिजिक्स क्लास का दूसरा क्लास चलने जा रहा है, जिसमें हमने पिछले क्लास में आप लोगों से बात किया था कि क्या होता है जो है आवेश को लेकर बात किया था। आवेश को डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस प्रकार उसको डिवाइड किया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसको लेकर चर्चा किया गया। हालांकि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। लेकिन जब हम किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इसमें एक वस्तु जो होता है, जैसे मान लीजिए कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा जाएगा तो कांच में क्या होगा, धनावेश आएगा, लेकिन उसके सापेक्ष जो आपका रेशम है उसमें क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। यानी अगर हम दो वस्तुओं को आपस में फ्रैक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसमें दोनों में जो आवेश आ रहा है उसका जो परिणामी मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं आज। चूंकि आवेश का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यानी क्या है, पूरी तरह से गणितीय व्यंजक के रूप में अगर किसी ने दिया तो उनका नाम कूलाम था। कूलाम ने सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया, और इसीलिए आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम भी होता है। इसलिए कूलाम को लेकर बात मैं करूंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा, वैद्युत क्षेत्र को लेकर बात करूंगा, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उससे बात करूंगा, फिर अच्छी लेकर के सारी चीजें चर्चा होगी। चलते हैं, आज के लिए इतना। आज के लिए जो है देखा जाए तो आप लोगों का कूलाम के नियम की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्लास नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 1 और क्लास 2 आप लोगों का चलने जा रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है पूरी तरह से तो प्लीज करके एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग माध्यम है इस चैनल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। ठीक है, तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए कूलाम्स का जो लॉ है, क्या कूलाम के नियम को आखिर में कूलाम ने इसको क्यों लाया। दूसरी बात, कूलाम का नियम अगर आया तो उसके पीछे रीजन भी हो सकता है। ठीक है, पहला कारण ये रहा होगा, हमको जहां तक मुझे इस चीज के मैं इसलिए लगाया हूं कि पहला कारण ये रहा होगा, मतलब ये है कि जब डॉक्टर गिलबर्ट द्वारा जो आवेश की चर्चा की गई कि जब हम किसी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा आती है जिसके कारण क्या छोटी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। लेकिन वहां कोई गणितीय व्यंजक नहीं दिया गया। अगर दो आवेशों के बीच में हम लेते हैं, अगर उनके मान को बढ़ाया जाए, अगर उनके बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या जो उनके बीच का आकर्षण बल है वो क्या होगा, और अधिक होगा या कम होगा, इस पर किसी ने कोई विचार नहीं दिया। जबकि हम डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन को लेकर बात करें तो वहां पर हमने जो है आवेश को 2 टाइप डिवाइड किया, लेकिन ये भी नहीं बताया कि वो जो है किस प्रकार से उसमें फोर्स कार्य करता है। बस इतना ही को बताया कि सजातीय आवेशों के बीच में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी समान आवेश अगर हैं, ठीक है, इक्वल चार्ज अगर है तो इक्वल चार्ज में हमेशा क्या रिपल फोर्स होता है। जबकि अगर अपोजिट चार्ज है यानी क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसमें क्या होगा, जो है अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये कितना होता है, किस प्रकार से होता है, इसकी कोई चर्चा नहीं किया। तो आते हैं कूलाम के नियम की बात करते हैं। कूलाम क्या है, जब आवेश संरक्षण सिद्धांत दे दिया गया, आवेश संरक्षण सिद्धांत एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि इसको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी ये है कि आवेश जो है अगर हम किसी दो वस्तुओं को आपस में फ्रैक्शन करते हैं तो आप सत्यापित कीजिए कि किस प्रकार से वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का क्या है, पालन करता है। तो एक चीज होता है कि अगर मान लीजिए हम कहीं दो वस्तुओं को आपस में फ्रैक्शन किए, मान लीजिए कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा गया। हालांकि मैंने जब कांच और रेशम को अलग अलग लिया, कांच रेशम जब अलग लिया तो उस पर कोई चार्ज नहीं था, ये दोनों चार्ज क्या थे, शून्य थे। जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा गया, ठीक है, तो उनका परिणामी मान कैसा, शून्य था। क्यों था ऐसा, इसलिए था कि कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ने के पश्चात कांच में पॉजिटिव चार्ज आई और उसके सापेक्ष रेशम में क्या नेगेटिव चार्ज आई, जिसके कारण उसकी जो परिणामी वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। यानी फ्रैक्शन करने के बाद जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है उनका जो परिणामी मान है वो शून्य हो जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं आवेश संरक्षण सिद्धांत का क्या है, नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके बाद में कूलाम ने क्या किया, इसकी चर्चा की। चलो आते हैं कूलाम की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों की बात किया था इन्होंने। और कूलाम आप लोगों को पता होगा कि ये जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था सन 1785 में। कब दिया था, 1785 में अपना ये सिद्धांत दिए थे। और ये कौन से कहाँ के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, किन्हीं दो बंद जो है 2 प्रकार के आवेश अगर लेते हैं, 2 प्रकार के भिन्न आवेश हो, 2 प्रकार के समान आवेश हो, तो उनमें जो लगने वाले बल की बात हो रही है, यानी आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो,
इनके बीच की जो जो बल की बात हो रही है उसको एक गणितीय व्यंजक देने का प्रयास किया, यानी उसको एक फार्मूले के आधार पर उसको क्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो इनका मानना क्या था? इनका मानना था अगर मान लीजिए किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए दो आवेश है Q1 और Q2 है, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, और इनके बीच के डिस्टेंस मान लीजिए कितना r है, ठीक है, और इसे मान लीजिए A और B मान लीजिए, सपोज दैट दो आवेश है, A को Q1 माना उन्होंने, A को क्या माना Q2 माना। दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों भिन्न भी हो सकते हैं। अगर दोनों समान होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल फोर्स होगा, और यहाँ पर कहीं अगर दोनों भिन्न है तो क्या होंगे, उसमें अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल होगा। तो यहां जो बात किया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहां पर इसका कहने का तात्पर्य यह था कि इनका जो नियम है, कूलॉम का जो नियम है, कहीं ना कहीं न्यूटन के नियम से क्या है, मिलता जुलता दिखाई देता है। इनका मानना क्या था? इनका मानना यह था कि अगर हम क्या करें, आवेश जो होता है, दो आवेश अगर आपने लिया है तो दोनों आवेश को लेकर के आप क्या करें, अगर इनकी दूरी को, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को स्थिर करके, इस डिस्टेंस को क्या करें, स्थिर करके इनके आवेशों पर मान बढ़ाते जाए, आवेश का मान बढ़ाते जाए, तो इनके बीच का अगर समान है तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल, और असमान है तो आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी डिस्टेंस को स्थिर करके अगर हम आवेश का मान बढ़ाते जाएं, चार्ज की वैल्यू क्या होगा, अधिक करते जाएं, तो उनके बीच में जो रिपल एंड क्या है, अट्रैक्शन यानी आकर्षण एवं प्रतिकर्षण जो बल होगा वो बढ़ता जाएगा। फिर उन्होंने तो बोला कि अगर हम आवेश के मान को स्थिर कर दें, दूसरी पॉइंट में क्या कहा उन्होंने, अगर आवेश के मान को हम स्थिर करके इनकी वैल्यू को क्या करें, कांस्टेंट करके इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, इनके बीच की जो है दूरी को बढ़ा दिया जाए, तो इनके बीच का आकर्षण बल क्या होगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फ्रांसीसी विज्ञानी 1785 में अपना नियम दिया, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के सिद्धांत की बात की। इनका मानना यह था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, याद रखना इस चीज को लिखना आप लोगों को है, क्या लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच या मध्य लिख सकते हैं, बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या इसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अर्थात अगर इसको हम एक उस पर चले, इनके नियम को गणितीय व्यंजक रूप में, तो क्या बोला, यानी कि इनके बीच का अगर मान लीजिए अगर ये समान है तो ट्रिपल, और असमान है तो क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी क्या होगा, यानी F इज इक्वल, यदि मान लीजिए ऐसा लिखिएगा, माना यहां पर इस चीज को थोड़ा इसमें सबमिट कीजिएगा, माना दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी दूरी जो है, जिनके बीच की दूरी r है, तो क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियमानुसार क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 इंटू F इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, तथा क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r²। यानी जो इनके बीच का जो फोर्स है, दो आवेशों के बीच का जो बल है, वो क्या होगा, इनके प्रोपोर्शनल के क्या होगा, इनका आवेशों गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, और डिस्टेंस के वर्ग यानी स्क्वायर का क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कितना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दोनों नियम को हम मिलाते हैं करके क्या करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं हम यहाँ से तो एक कांस्टेंट निकलता है, एक क्या होगा, कांस्टेंट निकलता है जिसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोला जाता है इसे। यानी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल होगा क्या, के हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर इसको आप लिख दीजिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा, क्या लिखेंगे, जहां के एक नियतांक है, या इसे हम अनुपानुपाती नियतांक कह सकते हैं, एक नियतांक है जिसका मान कितना होगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, के की वैल्यू होती है। अब जो 9 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है। लिख सकते हैं के इज इक्वल होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इज इक्वल, लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको इस प्रकार से क्या लिखा जा सकता है, के इज इक्वल, यानी के की जो वैल्यू होती है 9 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता भी मैं इसके विषय में चर्चा कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल आप इसको देख सकते हैं। तो इसके स्थान पर जो के है, के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यू इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे क्या है, नोट कर सकते हैं। और आप जानते हैं बल कोई भी हो, किसी प्रकार का फोर्स क्यों ना हो, सभी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। चाहे वो आवेशों के बीच में बल की बात हो, चाहे वो दो जो चुंबकीय बल की बात हो, चाहे घर्षण बल, यानी एनी कोई भी फोर्स ऑफ फिजिक्स में अगर है, सभी फोर्स की जो वैल्यू होती है टोटल, वो क्या होती है, वो न्यूटन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप देख सकते हैं। तो कूलॉम ने अपने नियम में इस प्रकार से इसे क्या है, सत्यापित किया था, इसे क्या समझाया था। तो इसको आप नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा, आशा है पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ और चीजों को लेकर इसमें जोड़ रहे हैं। जितनी भी चीजें हैं इसको बारीकियों से आप अध्ययन कीजिए। ठीक है, समझ में पूरी तरह से आ गया। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को लेकर चर्चा करूं, तो उनका भी सिद्धांत था एफ इज प्रोपोर्शनल टू होता है m1 इंटू m2 बाई कितना है, आर स्क्वायर था। ठीक है, और अगर यहां से हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ कैपिटल जी आता है, जो कि पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, यानी जो न्यूटन ने दिया था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन ने अपने कॉन्सेप्ट में इसको बताया था, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। जिसको अगर देखा जाए उसी की कॉन्सेप्ट के आधार पर, उसी को लेकर के कूलॉम ने भी बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस को कांस्टेंट करके अगर इनके बीच हम आवेशों का मान बढ़ाते जाए, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण या आकर्षण जो भी बल हो वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच की हम क्या है, डिस्टेंस को आवेश को अगर कांस्टेंट कर दें, आवेश को कांस्टेंट करके अगर इनके बीच की हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। तो ये तमाम चीजें इन्होंने क्या है, इसको बताए थे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ जो दिया गया है एप्सिलॉन, हालांकि इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 9 10 टू पावर 9 होती है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़े, बात होती है यहाँ पर, बात जो आया यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताइए, एप्सिलॉन नॉट इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, याद रखना इसे जीरो। और अगर इसको बोलना होगा तो लोग एप्सिलॉन नॉट भी इसे कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात और वायु की क्या है, विद्युतशीलता है। निर्वात तथा क्या है बताओ, निर्वात तथा वायु, वायु की क्या बताओ, विद्युतशीलता, वायु की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता क्या होता है, वैद्युतशीलता होता है, वैद्युतशीलता है।
निर्वात और वायु का मतलब, निर्वात मतलब जहां पे हवा ना हो, वायु मतलब जहां पे हवा हो, उस जगह की क्या है, ये वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता का मतलब ये हुआ कि यह जो है विद्युत धारण करने की क्षमता, ठीक है। कितनी धारण जो है, कोई भी अगर परिपथ है, कोई भी सर्किट है जिसमें धारा चल रही है, तो उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, किस प्रकार से विद्युत धारण कर सकती है, ठीक है। तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट, वैद्युतशीलता है, जिसका मान जो है, जिसका मान आप लिख सकते हैं, इसका जो मान है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जो मान होता है कितना होता है 8.85 10 टू पावर कितना होगा -12 जो होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। याद रखना इसका जो वैल्यू होती है जस्ट 1/4 के जस्ट क्या है उल्टा इसका जो होता है मात्रक होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। देखो मात्रक जो यूनिट होता है काफी इंपॉर्टेंट, कभी कभी फैक्ट कर देता है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, चाहे वो ऑप्शन में आए। और हालांकि आप जानते हैं हर साल जो है एक ना एक जो है यूनिट जो है आप लोगों के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो कि मात्रक के रूप में ऑप्शन में हमेशा आता रहता है। इस बार जो आया था वो आप जानते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आया था, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इस बार आया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सब, चूंकि 7 सेट बनते हैं, हमारे यहाँ जो सेट आया था उसमें था ये चीजें। तो आप लोगों के सेट में भी आप देखे होंगे, क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के पश्चात आपको मिलेगा कि 30 और 70 का रेशियो होता है। हमेशा याद रखना जो पेपर बनते हैं उसमें 30% एंड 70% का रेशियो होता है। 70% जो होते हैं ओल्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं बताइए, ओल्ड क्वेश्चन होते हैं। और जो 30% क्वेश्चन होती है वो न्यू क्वेश्चन होती है। न्यू क्वेश्चन होंगे या इसी जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं न्यू क्वेश्चन होंगे, या जो है आप जो देख रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन को नए तरीके से आपके सामने क्या है पेश किया जाएगा। इस प्रकार से वो चीजें होती है। और उस पर कोई छात्र क्या होता है या जो संस्थाएं होती हैं उस पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं। पता क्या चलता है, जब क्वेश्चन पेपर आता है आपके सामने तो आप लोग उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि पढ़े हैं उसको, ऐसी बात नहीं आपके सामने से नहीं गुजरा हुआ, लेकिन क्या है उसको नए तरीके से पूछने के कारण जिस प्रकार से आप पढ़े उस प्रकार से वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है वो दिक्कतें होती है, ठीक है। तो आप लोग उसको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना, लेकिन फिलहाल आप इसको ध्यान सुनिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की क्या है बीमा निकाल लीजिए। बीमा देखे क्या होगा, बीमा को लेकर के हमने चर्चा किया था कि बीमा जो है इसमें आपको फोर्स की बीमा हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा मात्रक पहले देखिए कूलाम स्क्वायर है, कूलाम स्क्वायर है। और कूलाम स्क्वायर की मैं बात करूं तो जैसे क्यू से लिख सकते हैं, अपान होगा न्यूटन, यानी न्यूटन होगा न्यूटन, और यहाँ पर क्या है N2 होगा मीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको। कूलाम मतलब होता है क्यू बराबर क्या होता है आईटी होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे पिछले क्लासों में हाई स्कूल में। क्यू इक्वल क्या होता है आईटी, एम्पियर गुणे क्या होता है समय होता है, यानी इसके स्थान पे लिख सकते हैं आप एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर जो कि मूल मात्रक है, और समय हो जाएगा जो भी ये भी क्या है मूल मात्रक। इसको जो क्या करेंगे आप, इसको जो है स्क्वायर करेंगे आप, अपान कितना हो जाएगा, अपान देख सकते हैं न्यूटन जो है बल का मात्रक है, बल लिख देंगे, और इनटू यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, अब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल क्या होगा, आप देख सकते हैं एम्पियर को हम ए से लिखेंगे तो ए पे पावर 2 हो जाएगा, और फिर इनटू क्या होगा टी पे पावर 2 क्योंकि समय यहाँ पर भी है, और अपान क्या हो जाएगा बल, बल की जो बीमा होती है एम एल टी पर -2 होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर का जो है एल स्क्वायर, यही एल पे पावर 2 हो जाएगा क्योंकि लेंथ यानी क्या होगा मीटर से मापेंगे से। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर लिखना चाहें तो बीमा आप जानते हैं कि टोटल क्या होता है, जितने वैल्यू उसमें दिए गए सबको ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम पे पावर क्या होगा -1 हो जाएगा, यल से यल का मल्टीप्लीकेशन एल पे पावर 3 होगा, 3 ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, एल पे पावर -3 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं टी पे पावर -4 है, यहाँ पर -2 है, ऊपर जाएगा तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव क्या होगा 4 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ए पे पावर 2 ऑलरेडी पहले से एम्पियर है, तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा है इस प्रकार से निकल सकती है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप लोग नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को लेकर के। तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं परावैद्युतांक को लेकर के। परावैद्युतांक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां जो परावैद्युतांक आप देख रहे हैं इसको हम अगर लिखें तो क्या होगा, परावैद्युत प्लस क्या होता अंक होता है, यानी परावैद्युत की जो वैल्यू, परावैद्युत का मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो,
विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, अर्थात जो विद्युत कुचालक होते हैं, जैसे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं क्या, लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक है, अधातुएं हैं, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये टोटल, जिसमें क्या विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती, वो परावैद्युत के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर परावैद्युत प्लस अंक, जो उसकी मान होती है, किसी भी परावैद्युत जो होते हैं पदार्थ, उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। और जो हम जब प्रैक्टिकल करते हैं कोई चीज, तो जो एक यूनिवर्सल जो डाइलेक्ट्रिक की बात में की जाती है, जो सार्वभौमिक है, हर जगह है, वो अगर उसकी मैं बात करूं तो वो है निर्वात और वायु। क्या निर्वात है और क्या बताओ, वायु है। निर्वात तथा क्या बताओ, निर्वात और वायु है। और निर्वात और वायु की जो वैल्यू होती है, हमेशा इसको हम के से लिखते हैं, किससे, परावैद्युतांक की जो डिनोट होता है, परावैद्युत या उसके अंक का मान जो होता है, हम के से लिखते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना, जो परावैद्युत पदार्थ है या उसके जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू जो निर्वात और वायु है, उसके लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके निर्वात और वायु के लिए। बकिया जितने भी परावैद्युत पदार्थ हैं निर्वात और वायु के बाद में, उनकी जो वैल्यू होती है अन्य पदार्थ के लिए, k इज ग्रेटर देन 1, यानी क्या है, k की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से अधिक होगी। यानी लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक है, जो भी और भी जितने भी कुचालक पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों या डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थों के लिए k की वैल्यू 1 होगी, निर्वात और वायु को छोड़ करके। ठीक है, निर्वात वायु की वैल्यू 1 होती है। दूसरी बात और होता है, जो धातुएं होती हैं, धातुओं की जो परावैद्युत पदार्थ होती है, इसकी वैल्यू के की जो वैल्यू होती है धातुओं की, के की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट होती है। याद रखना, जितनी भी धातु होती है जिसमें विद्युत धारा चल सकती है, उनके लिए जो परावैद्युतांक का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उसमें धारा चल रही है। आप लोग इस चीज को समझें, उसमें धारा क्या चल रही है। तो उसमें कई बार आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछा गया है, सिल्वर जो होता है उसकी परावैद्युतांक मान कितना होता है, तो सिल्वर के लिए हमेशा याद रखना उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है, आप सिल्वर लीजिए, आप कॉपर लीजिए, जितने भी धातु हैं जिसमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो सकती है, तो उन सभी के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है धातुओं के लिए। चलो इसको मैं थोड़ा देख लेता हूं, उसकी परिभाषा के अंतर्गत बात कर लेता हूं। तो परावैद्युतांक की मैं बात करूं तो परावैद्युतांक को लिखते हैं के से, के इज इक्वल होता है एप्सिलॉन अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी क्या होता है, इसकी अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो यहां पर लिखेंगे जो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो दिया गया है, इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या कहेंगे बताइए, माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, की वैद्युतशीलता कहते हैं। याद रखना इस चीज को, वैद्युतशीलता कहेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, और ये जो बात है इसे हम कहेंगे निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात तथा क्या होगा बताइए, वायु की वैद्युतशीलता, वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, वैद्युतशीलता। ठीक, अब यहां पर आप लोगों से क्या मतलब हुआ कि परावैद्युतांक का जो हम मान निकालेंगे या जो उसकी वैल्यू, हम इसकी परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा के लिए क्या करेंगे, परिभाषा ये करेंगे, किसी भी माध्यम की वैल्यू, किसी पदार्थ का, किसी माध्यम या किसी परावैद्युत पदार्थ का, ठीक है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के लिए या किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसका परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आ गया बात, परिभाषा उसकी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, याद रखना इसे, किसी भी परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ के लिए माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता। यानी अगर मान लीजिए मैं जो ये लिया हूं, ये मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ है, डाइलेक्ट्रिक है ये, ठीक है, इसमें विद्युत धारा नहीं चल सकती है। अब इसको क्या है, अगर हम कोई ऐसा पदार्थ लें जो माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी जो है किसी लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक, इस प्रकार से उसकी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता, यानी धारण करने की क्षमता, ठीक है, कितनी हो सकती है, तो वो जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, जो है परावैद्युतांक कहेंगे। और परावैद्युतांक के इक्वल होता है एप्सिलॉन अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। इस प्रकार से इस चीज को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, मान लीजिए कोई दो आवेश दिए गए हैं, कोई दो आवेश दिए गए हैं और दोनों आवेशों के बीच में क्या है, एक
मान लीजिए एक Q1 है और एक क्या होता है Q2 है, इनके बीच में कोई हमने क्या किया, परावैद्युत पदार्थ यानी के परावैद्युतांक वाला कोई हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया। Q1 दिया है, Q2 दिया है, इनके बीच में हमने कोई के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रख दिया, तो बताइए इनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, उनके बीच का जो बल होगा वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछे भी गए हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर दो आवेश दिए गए हैं, दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है तो बताइए उसके बीच का फोर्स क्या होगा। तो याद रखना, अगर कोई भी दो आवेश दिए गए हैं, उनके बीच में परावैद्युत पदार्थ की मैं बात करूं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमने क्या है, एक बार आवेश को हमने निर्वात और वायु में लिया है, निर्वात और वायु में लिया है, तो उसके बीच में बल कितना, मान लीजिए F है। याद रखना, यदि अभी तक हमने क्या है, एक बार उसको निर्वात और वायु में लिया, जब उसमें उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ ना हो, तो मान लीजिए उनके बीच का जो फोर्स है वो कितना, बताओ, F है। अब मान लीजिए इनके बीच में हमने वापस क्या किया, परावैद्युत पदार्थ रख दिया, अब मान लीजिए इसके बीच का जो फोर्स हो क्या, F के है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, F के हो जाएगा। तो क्या कहा गया, निर्वात और वायु के बीच में क्या, बताओ, फोर्स बात हो रही है, और माध्यम में यानी कि जो इस माध्यम में आपने रखा है इस आवेशों को, उनके बीच का फोर्स F के है, तो F अपान F के इज इक्वल क्या होता है, बताओ, K होता है। यानी क्या है, इसके बीच का जो संबंध होता है इस प्रकार से होता है, यानी किसी भी किन्हीं दो आवेशों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला जो फोर्स होगा यानी जो बल होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। यानी देख सकते हैं आप K इज प्रोपोर्शनल इक्वल क्या होता है, वो F1 क्या होगा, F अपान F के हो जाएगा। F क्या है, निर्वात और वायु के बीच में लगने वाला बल है, और यहाँ F के क्या है, परावैद्युत पदार्थ के बीच में लगने वाला बल है। तो इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं कि अगर हम दो आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ अगर हम रख देते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाले बल जो होगा उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा बताइए, उनका मान जो होगा घट जाएगा। इस प्रकार से इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। ये आप लोग पॉइंट कीजिएगा, धातुओं के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ का जो मान होता है उसकी वैल्यू K इज इक्वल इनफाइनाइट होती है। निर्वात और वायु के लिए K की मान कितना, 1 होता है, और इसके बाद जितने भी आपके पदार्थ और धातुएं होती है उनके बीच में K की जो वैल्यू होती है वो 1 से क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार से इसे आप लोग नोट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट हो, यहां से बता दे रहा हूं, बहुत सारे एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। K इज इक्वल होता है F1F होता है, ठीक है। यानी पूछ लिया कि अगर मान लीजिए दो आवेश हैं और दो आवेशों के बीच में अगर हम निर्वात में है या वायु में है, उनके बीच में लगने वाला बल जो है 10 न्यूटन है, और अगर माध्यम के बीच में लगने वाला बल कितना, 5 न्यूटन है, तो बताइए उनके बीच का परावैद्युत पदार्थ का मान क्या होगा, जो परावैद्युत पदार्थ आपने रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम जो है इसमें एक पॉइंट और मिलेगा आप लोग, हो गया होगा, हाँ एक पॉइंट और मिलेगा आप लोगों का कि कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो सदिश रूप जो होता है एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है, बहुत सारे जो एग्जाम अभी तक हुए हैं उसमें एग्जाम में नहीं पूछा गया, हालांकि किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी मैं इसको रिस्टॉप करूंगा क्योंकि ये चीज मैं जब वन शॉट पढ़ाऊंगा, अगर एग्जाम के लिए आता है, मतलब जुलाई में थोड़ी सी इसकी जानकारी होती है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो जो है अगर आता है तो फिर आप लोगों को वन शॉट में दिया जाएगा, अन्यथा आप लोग अभी जो है कूलाम के नियम को लेकर के आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट को लेकर, जिसमें बात करूंगा वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का जो है तुलना, ठीक है। क्या करेंगे, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब बात यहां उठती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स में सबसे पावरफुल फोर्स कौन होता है, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या आया, सामान्य अवस्था में लोगों के दिमाग में ही आएगा, इतना बड़ा पृथ्वी है, इतनी बड़ी जो है अर्थ है, तो निश्चित है उसका फोर्स काफी ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो भाई छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा आप लोग कि हमारी बॉडी पर जो होता है, जो ग्रेविटी फोर्स है वो 24 आवर कार्य करता है, हमेशा कार्य करता है, लेकिन उसका जो फोर्स है वो हमारी बॉडी में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं कर सकता है, कोई भौतिक जो है चेंजिंग नहीं आ सकता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है तो फिर हमारी बॉडी में क्या काफी ज्यादा जो है परिवर्तन हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जो है झटका लगता है, ठीक है, काफी झटका लगता है ना, महत्वपूर्ण कहूं आज जो है नुकसानदायक झटका लगेगा आप लोगों को, जिससे हमको काफी कुछ हमारी जान भी जा सकती है या काफी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, बार बार ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में आता है कंपेयर करने के लिए,
तो अगर उसके बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो निश्चित है ये आपको पता चलेगा कि जो वैद्युत बल होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो ग्रेविटी फोर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इसलिए तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आप लोग याद रखना, ग्रेविटी फोर्स अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसमें आपको मिलेगा इसके बीच में केवल आकर्षण बल कार्य करता है। क्या होता है बताइए, इसमें केवल आकर्षण बल होता है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, न्यूटन ने दिया। ठीक है, किसने दिया, न्यूटन ने दिया, याद रखना, किसने दिया, न्यूटन ने दिया। जबकि वैद्युत बल का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, कूलाम ने दिया। इनमें आकर्षण और क्या होता है, प्रतिकर्षण दोनों होता है, कूलाम ने दिया। ठीक है, कूलाम ने दिया। तो यहां अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया था कि जो जो वैद्युत बल होता है वो उसका जो मुख्य गुण है वो क्या है, प्रतिकर्षण है। चुंबकीय बल का जो मुख्य जो गुण है, यानी क्या उसकी मेन जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है बताइए, उसका रिपल फोर्स है, ना कि अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स का आकर्षण बल है। और मैंने इस चीज को आप लोगों से बताया भी था कि जो है एक होता है कॉमन चीजें होती हैं जो सभी, मान लीजिए समाज में अगर देखा जाए तो अगर इंसान को लेकर बात करो तो इंसान सब हैं, लेकिन हर एक इंसान का अपना खुद का एक व्यक्तिगत गुण होता है जो अलग इंसान से क्या करता है, उसको अलग करता है, और उसकी वही पहचान होती है ना। लेकिन अगर हम सभी एक ही तरह से हैं, मेरे अंदर कोई व्यक्तिगत गुण नहीं है, जैसा वो है वैसा वो है, तो फिर उसी प्रकार से मुझे भी क्या है, पहचाना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखा जाए तो जो आकर्षण बल है वो सभी पिंडों में समान है। सब में क्या आकर्षण बल कार्य करता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स सब में, चाहे छोटा बड़ा कुछ भी हो, सब में आकर्षण बल कार्य करते हैं। लेकिन प्रतिकर्षण बल सब में नहीं लगते हैं। प्रतिकर्षण बल केवल क्या है, आवेशों में कार्य करता है, या फिर क्या है, चुंबकीय बल में कार्य करेगा। यही कारण है कि यहाँ पर हम इनके जो मुख्य गुण की मैं बात करता हूँ, क्या होता है, प्रतिकर्षण बल, रिपल फोर्स को लेकर के मैं बात करता हूँ। रिपल फोर्स ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मुख्य रूप से क्या है, गुण होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं, बार बार इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज करके एक दूसरे के साथ जरूर चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक, काफी मेहनत लगता है एक क्लास चलाने में, एक क्लास को बनाने में। ठीक है, और आप लोगों के लिए ही लगातार मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर कोई भी पैसा लगने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है, तो मेरा कोई ऐप नहीं बना हुआ है, सारा कुछ आप लोगों का यूट्यूब पे मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पर डे जुड़े, और पर डे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग को पर डे पढ़ाई मिलेगी। हो सकता है एक दो बीच में वीडियो ना जाए, लेकिन फिलहाल हमेशा जो है प्रयास मैं करता हूं कि पर डे आप लोगों को क्लास मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो याद रखना कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि बल दोनों सेम है, मतलब बल का मतलब ये हुआ कि दोनों के मात्रक सेम है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके क्रियाशील होने के बाद जो होता है, कुछ ना कुछ इनमें क्या है, प्रभाव दिखता है। तो क्या दिखता है, नंबर एक लिखेंगे, यहां से हम बात करेंगे इसको। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल में क्या होता है, वैद्युत जो बल है, वैद्युत बल में क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। वैद्युत बल में क्या होगा, वैद्युत बल में क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण दोनों है। जबकि जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल क्या होता है, केवल आकर्षण होता है। केवल क्या होता है बताओ, आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग पहला लिखिएगा। दूसरा आप लिखेंगे क्या, दूसरा पॉइंट आपको ये दिया जाएगा कि वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगता है या कार्य करता है, लगता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। ठीक, तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से
अधिक प्रबल है, अधिक प्रबल है। ठीक, इस प्रकार से इसे क्या है नोट किया जा सकता है। इसको आप लोग नोट करेंगे और इस प्रकार से आप इसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप लिख सकते हैं। अगली बात मैं करूं तो किस प्रकार से प्रबल है, किस प्रकार से प्रबल है, तो इसको थोड़ा समय आप लोगों से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में बात मैं कर रहा हूं किस प्रकार से प्रबल है, इनको थोड़ा देख लेता हूं। देखो ध्यान से, बात ये उठती है कि मान लीजिए यहां से हम बात करूं, अगर यहां पर एक ये है और अगर अगर मैं इसे, तो बट रुकिएगा, देखिए अगर ये जो है एक, हम बात कर ले दो प्रोटॉनों के बीच में और फिर हम बात कर ले रहे हैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में। देखो अगर दो प्रोटॉन हैं और दोनों प्रोटॉनों को हम क्या करें, इनको मान लें हम Q1 मान लें और एक Q2 मान लें और इसका द्रव्यमान M1 मान लें, या ऐसा मान लो, ऐसा करो 2 मिनट रुकिएगा, ऐसा नहीं 2 मिनट रुको। यहां पर क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन हो गया और यहां मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। यहां पर क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और मास ऑफ क्या बताइए इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बात ये उठती है कि अगर दो प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉनों पर क्या क्या होगा, चार्ज भी होगा, उसके मास भी होंगे। तो बात यहां पे होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी दो प्रोटॉनों के बीच में अगर वैद्युत बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर वैद्युत बल कार्य करेगा तो उसके जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी कि बीच के बीच में जो ग्रेविटी फोर्स होगा वो कितना उसके पावरफुल होगा, मतलब वैद्युत बल कितना पावरफुल होगा। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आप लोगों जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं अगर इनके बीच में अगर आवेशों के बीच में बल कार्य करेगा तो किसके नियम से कार्य करेगा, वो कूलाम के नियम से बात करेगा। किसके नियम से बात करेगा, कूलाम के नियम से, याद रखना इस चीज को। और अगर इनके बीच में ग्रेविटी फोर्स के बीच में कार्य कर रहा तो यहाँ जो बल होगा वो किसका होगा, न्यूटन का नियम। यहाँ पर न्यूटन का नियम कार्य करेगा। आप लोगों को पता है कूलाम का नियम जो होगा F इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 * Q2 बाई कितना होगा, R² होता है। ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसको हम क्या करें, यहाँ पर अगर प्रोटॉन को लेके बात करें, यहाँ पर P हो जाएगा, यहाँ पर QP हो जाएगा और यहाँ पर लिखें F इज इक्वल क्या होगा, G हो जाएगा, यहाँ पर MP/F * MP अपन कितना हो जाएगा, R²। कहीं का नहीं कहीं ये चीज अगर देखा जाए दो प्रोटॉनों के बीच में कार्य करने वाला जो ग्रेविटी फोर्स होगा बिल्कुल इस प्रकार से होगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर इस चीज का तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो बताया गया कि क्या बताया गया कि किन्हीं दो प्रोटॉनों के बीच, याद रखना इस चीज को, किन्हीं दो प्रोटॉनों के बीच दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना 10⁻36 गुना क्या होता है, अधिक होता है, गुना अधिक होता है। कितना अधिक पावरफुल है, अधिक होता है। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। जबकि अगर मैं बात करूं वही इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो ये फिर वही बात है, यहाँ पर अगर यहां से मैं लेके बात करूं तो वही बात होगी कि दो आवेशों के बीच में कूलाम का नियम कार्य करेगा और इनके बीच जो होगा, इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो बताओ क्या होगा, वो कैसा होगा, वो न्यूटन के नियम से कार्य करेगा। हालांकि इनके बीच में क्या आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होंगे, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जबकि हम बात करें अगर तो इनके बीच में जो है जो न्यूटन के नियम है केवल अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल कार्य करेगा यहाँ पर। तो अगर दूसरे की बात मैं करूं, दूसरा आप लिख सकते हैं किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, याद रखना इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। 43 गुना क्या होगा बताइए, अधिक होता है, गुना अधिक होता है। इस तरह से आप लोग इसको क्या है नोट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये था ग्रेविटी फोर्स एंड क्या इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या है
तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से इसको समझाया गया। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद मैं कुछ करता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स को लेकर बात कर लेता हूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। अब मैं बात करूंगा वैद्युत क्षेत्र को लेकर, बात करता हूँ क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, इसको समझाने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, आवेशों की क्या है, बल रेखाएं बनती हैं। ठीक है, लेकिन कैसे, जरा देखा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो एक आवेश होता है या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र, याद रखना, एक आवेश या आवेश समुदाय, ये आवेश समुदाय है, ये आवेश समुदाय है। और आप जानते हैं जब भी हम आवेश को लेकर बात करें, याद रखना हमेशा धनावेश को लेकर बात की जाती है, ऋणावेश को लेकर बात नहीं की जाती है। ठीक है, याद रखना। तो एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी अन्य, यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू है, और किसी अन्य परीक्षण आवेश, याद रखना एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का क्या करता, अनुभव करता है। ठीक है, एक आवेश या आवेश के आवेश समुदाय द्वारा जब कोई क्या परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश या कोई एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है, और परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जो क्या है बहुत अल्प होता है या नगण्य होता है उस पर, और लेकिन जो भी आवेश होगा वहां धनावेश को लेकर के बात की जाती है, परीक्षण आवेश को लेकर के। ठीक है, तो परीक्षण आवेश जब भी लेंगे तो कैसा लेंगे, धनावेश को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी अन्य परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, या ऐसा लिखेंगे एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण जब कोई परीक्षण आवेश अपने पर क्या है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का क्या करता, अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिखेंगे आप, कोई परिपथ अगर उसमें वैद्युत धारा चल रही है, कोई परिपथ अगर वैद्युत धारा उसमें चल रही है, तो किसी परिपथ में के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है, उसे भी क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर एक आवेश या आवेश समुदाय द्वारा, आवेश समुदाय या समूह लिखेगा, आवेश समूह द्वारा किसी अन्य परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, ठीक है, समूह द्वारा लिख दीजिएगा, या समूह के कारण लिखिएगा, समूह के कारण किसी अन्य परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या यूं कह सकते हैं एक आवेश या आवेश समुदाय द्वारा, ठीक है, जितने क्षेत्र तक या उसके क्षेत्र के भीतर जब कोई परीक्षण आवेश क्या करता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसी परिपथ के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, इसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, इसको लेके बात कर लेता हूं। देखो ध्यान से, मान लीजिए यह क्या है, एक जो है क्या नाम है, आवेश या एक परमाणु है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करूंगा मैं। यहाँ क्या है, एक परमाणु है, और इस परमाणु देखा जाए तो परमाणु के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो परमाणु में पहले से ही ऊर्जावान है, पहले से ऊर्जावान है। अगर हम किसी तरह से उसको फ्रैक्शन नहीं करते हैं, किसी तरह से बाहर से कोई चार्ज लेकर नहीं देते हैं, तो उस पर आवेश कैसा होगा, शून्य होगा। आवेश कैसा होगा, शून्य होगा। अब ये जो आवेश शून्य है, लेकिन जब बाहर से किसी कारणवश क्या होता है, पहले से ऊर्जावान है, या बाहर से कोई चार्ज मिले, या उसको फ्रैक्शन करने के बाद चार्ज मिले, तो उसके जो स्थिर आवेश है वो थोड़ी गतिशील अवस्था में आएंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये एनर्जी किसको ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट्रॉन को, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को धारा लेके चल सकता हो, वो क्या करेगा, अपने स्थान पे वाइब्रेट करना प्रारंभ कर देगा। याद रखना, क्योंकि इसको बाहर से चार्ज मिल रहा है, तो अपने स्थान पे क्या है, वाइब्रेट करना प्रारंभ करेगा।
और जब वाइब्रेट करना प्रारंभ करेगा, जितना दूर तक अपने स्थान पे वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, उतनी दूर क्या बोलती है, आवेशों का एक समूह बन जाता है, या आवेशीय ऊर्जा जो होती है जिसको हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया है बाहर से, उसका एक समूह बनेगा। और उसमें जब किन्हीं वस्तु को हम लेके आएंगे, ऐसा वस्तु जो कि उससे कम ऊर्जावान है, जैसे लेके आएंगे तुरंत अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पता चल जाता है कि यहां तक क्या है इसका, बताओ, वैद्युत क्षेत्र है। जैसे आप चुंबक को कभी खेल खेल में लिए होंगे, तो चुंबक को लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है ये आपको दिखाई देगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या, जिस प्रकार से ऊर्जा का रूप वो भी है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां तक है ये आपको पता नहीं चलेगा। चलेगा पता? बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन जब उसके बीच में हम कोई कील ले जाते हैं या कोई चुंबकित पदार्थ ले जाते हैं तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो तुरंत समझ में आता है कि चुंबक का, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इतना दूर तक है। आपको बातें समझ में आ रही है पूरी तरह से? तो ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर डिपेंड करती है। तो ये है वैद्युत क्षेत्र एक कॉन्सेप्ट। मतलब मान लीजिए कोई परिपथ है, तो कोई विद्युत धारा किसी परिपथ में चल रही है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस परिपथ के चारों ओर उस पृष्ठ से कुछ ऊंचाई तक क्या चलता है, क्योंकि वैद्युत धारा हमेशा पृष्ठ के ऊपर चलती है। वैद्युत धारा हमेशा क्या, सरफेस पे चलेगी, इसलिए सरफेस को पकड़ने के पश्चात तुरंत क्या है, एक तेजी से क्या झटका लगता है। ठीक है, हालांकि जो कवर से ढका होता है बात उसकी अलग है, लेकिन कवर जो ढका नहीं है उसके ऊपर जो है वैद्युत क्षेत्र उसके पृष्ठ पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखना जो वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होती है या वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है सब हमेशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अदिश राशि है, जबकि जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है हमेशा क्या होती है, जो है सदिश राशि है, वो वेक्टर है, और जो आपका धारा है वो क्या है, स्केलर है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि धारा की, मुख्य धारा की विपरीत दिशा में जो भी धारा चलेगी उसके विपरीत दिशा में हमेशा क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड धारा की विपरीत दिशा में, दिशा है वहां पर जिस दिशा में धारा उसके जस्ट विपरीत, तो इसका वैद्युत क्षेत्र का एक दिशा बन जाता है। इसलिए वहां पर उसके मान और परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए वहां पर चीजें होती है। अब आते हैं आगे, बात करूं अगर प्लस चार्ज की बात मैं करूं, तो प्लस चार्ज में जो आवेश होगा वो बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है। प्लस चार्ज में आवेश कैसा, नहीं ऊर्जा जो होगी वो कैसी होगी, जो इसकी बल रेखाएं होगी, विद्युत बल रेखाएं, वो कैसी होंगी बताइए जरा, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देगी प्लस चार्ज। जबकि माइनस चार्ज में क्या होता है, माइनस चार्ज में बाहर से कहां होगा, अंदर की ओर क्या है, आती हुई दिखाई देगी। याद रखना, जो माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज में जो बल रेखा है वो कहां होंगी, अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्लस माइनस जो चार्ज होता है उनके बीच में जो है एक लचकदार डोरी की तरह क्या है, जो है एक तरफ जो प्लस जो चार्ज होता है, प्लस माइनस जो चार्ज होते हैं, इसमें देख सकते हैं एक लचकदार डोरी की तरह क्या है, जो है एक वक्राकार पथ बनाती हुई दिखाई दे रही है। और जब लचकदार डोरी की तरह उनके बीच में वक्राकार पथ बने तो ये समझ लेना चाहिए कि उनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में जो फोर्स कार्य करेगा वो कैसा होगा बताइए, वो जो होगा वो एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे। और विपरीत हम चलेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो दोनों आवेशों के बीच का जो भाग होता है, दोनों आवेश को जो बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर जो है दोनों आवेशों का जो फोर्स है उसका मान जो होगा न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और यह इसका परिमाण 0 होता है। ठीक है, तो अगर आप ये रिपल फोर्स है यानी जो है लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी, जब कभी विद्युत बल रेखाएं जो होंगी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर जो है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। और जब वह जो है, जब दो आवेशों के बीच में उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो लंबाई में दूर हटने का प्रयास करती हैं, तो इसका मतलब जो होता है उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी अन्य परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल या आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी परिपथ के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं, तो इसको आप नोट करें। फिर आगे हम बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वैद्युत बल रेखा को लेकर के बातें करते हैं। ठीक है, चलो आए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वैद्युत बल रेखा को लेकर बात मैं करूं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोला जाता है। इसकी मैं बात करूं, परिभाषा इसकी उसी प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं क्या होगा। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथककृत एकांक धनावेश चलता है। याद रखना, वैद्युत बल रेखा याद रखना क्या होता है, धन आवेश से कहां चलेगी, ऋण आवेश की तरफ हमेशा चलती रहती है। तो याद रखना जो वैद्युत बल रेखा बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, वो ऑलरेडी क्या है, धन आवेश का होता है, ऋण आवेश का नहीं होता। याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर धनावेश चलता है। दूसरी बात यह होती है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। क्या बताती है बताइए, याद रखना इस चीज को। वैद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बता रही है, ऋणावेश की बात नहीं होती यहाँ पर।
इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहा हूं कि ऋणावेश जो होती है वो बनती है वहां पर चार्ज, बात है ऊर्जा को लेकर के। आप जानते हैं इस चीज को, मैं कई बार क्वेश्चंस को पूछा हुआ हूं कि मान लीजिए दो वायर हैं, और अगर दो वायर की मैं बात करूं यहां पर, सपोज दैट ये दो वायर हैं और दो वायर ले लीजिए आप, और दोनों वायर में आप देखेंगे आगे मान लीजिए बल्ब लगा हुआ, ये क्या है, बल्ब का फिलामेंट, ठीक है, जोड़ा हुआ बल्ब जुड़ा हुआ है इससे। अगर आप जानते हैं कि वायर अगर बाहर कहीं कट जाए तो दोनों क्या होगा, तार शॉर्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दोनों तार पिघल जाएंगे। लेकिन अगर यहीं आप देख रहे हैं आगे जाके फिलामेंट क्या है, टच हुआ है, तब तो तार नहीं पिघलता है। तो इसमें बहुत सारे जो है कोई प्रश्न इसके कोई उत्तर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर आर्गन गैस होती है, कुछ लोग कहते हैं नाइट्रोजन गैस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है कि कोई भी अगर अगर हम किसी परिपथ में धारा चला रहे हैं तो वो आउटपुट और इनपुट के कॉन्सेप्ट पे कार्य करती है, ठीक है। यानी एक परिपथ से धारा जाती है, दूसरे से बताओ क्या होती है, वापस होती है। एक परिपथ से धारा क्या होगी, जाएगी, दूसरे से वापस होगी। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों धारा अगर परिपथ टच होकर जा रहे हैं तो एक दोनों धाराएं एक ही परिपथ में चलना प्रारंभ कर देगी। इनपुट तो होगा लेकिन आउटपुट नहीं होगा। तो जिसमें धारा हम प्रवाहित, एक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, इसे हम प्लस कहते हैं। दूसरे में जब यहां से धारा जाती है तो फिलामेंट के पास जाएगी, और फिलामेंट में क्या होगी, जो उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा में जो भी ऊर्जा खर्च हुई विद्युत का, वो खर्च हुआ, शेष जो ऊर्जा बचती है दोनों दूसरे परिपथ से क्या वापस जाती है। दोनों में ऊर्जाएं सेम है, दोनों में चार्ज चल रही है, लेकिन एक में धारा अधिक, एक में क्या है, कम है। इसलिए इसे क्या है, इसके सापेक्ष क्या माना गया, इसे नेगेटिव मान लिया गया। यानी एक न्यूट्रन जो है क्या नाम है, प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस से नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप क्या है नोट कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं गुण क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं नंबर 1 लिख लीजिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा जो होती है, सदैव जो होता है, प्लस से कहाँ चलती है, माइनस की ओर चलती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, हमेशा प्लस से कहाँ चलती है, माइनस की ओर चलती है, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि जो है बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा धनावेश की दिशा को बताती है, ठीक है। बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर उस बिंदु के धनावेश की दिशा को क्या है, प्रदर्शित करती हैं। तीसरा बताता है कि वैद्युत बल रेखा जो होती है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। यानी क्या है, अगर मान लीजिए दो बल रेखाएं चल रही हैं, तो अगर ये मान लीजिए प्लस है, दूसरा क्या माइनस है, यहाँ से बल रेखाएं चल रही हैं, तो बल रेखा अगर चले तो इसे कोई भी रेखा इसको काट नहीं सकती है। यानी कोई बल रेखा जा रही है तो इसको दूसरा बल रेखा काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये प्लस है तो ये भी प्लस बल रेखा, ये प्लस, तो प्लस प्लस हमेशा क्या प्रतिकर्षण होगा, तो कभी आकर्षण हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में बल रेखाएं क्रॉस नहीं करेंगी। अगर मान लीजिए क्रॉस भी करती है तो यहाँ से एक तीसरी रेखा बनना प्रारंभ हो जाएगी, जो कि हमेशा क्या असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। यानी तो कोई बल रेखाएं परस्पर क्रॉस नहीं कर सकती हैं, काट नहीं सकती हैं। अगर काटती भी हैं तो ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर एक तीसरी स्पर्श रेखा निकलेगी, जो कि क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो वो चीजें हो ही नहीं सकती है। चौथा आप लिख लीजिएगा कि दो बल रेखाएं जब लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, दो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी दो आवेश अगर हैं, तो याद रखना कि जो बल रेखाएं होती हैं लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। तो लंबाई में अगर सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं तो इससे प्रदर्शित होता है कि उनके बीच में क्या है, आकर्षण बल है। और अगर लंबाई में दूर हटने का प्रयत्न कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में क्या है, प्रतिकर्षण बल है। तो इस प्रकार से आप वैद्युत बल रेखाओं या उनकी जो है चर्चा कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को लेकर। इसमें मैं बात करूंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर। इसमें बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, ठीक है। तो काफी लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं तक रोकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर कल बात में करूंगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा पढ़िए, जो भी पढ़िए वो दिमाग में आ जाना चाहिए, और हर चीज को सटीक पढ़िए, पर डे पढ़िए। क्वेश्चन जो है क्लास को गैप मत कीजिए। हालांकि अभी फिजिक्स जा रहा है, 2-4 दिन में आप लोगों को केमिस्ट्री भी चलने लगेगी, मैथ भी चलने लगेगा, तो आप लोगों को सारी क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग इंतजार करें। और यह चैनल पूरी तरह से पिछले साल पूरा आप लोगों को क्लास दिया, पूरी तरह से जो है कंप्लीट आप लोगों को कोर्स दिया, पूरी तैयारी कराया। फिर इस साल अगर कोई दिक्कत, कोई बाधाएं अगर नहीं है, तो फिर इस साल उसी प्रकार से सारी तैयारी होंगी आप लोगों को। तो आप इस पे एकदम विश्वास करके एकदम पूरी तरह ज्वाइन कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। वापस हमसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।